हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस की डीपीपी का पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे और जो भी चीज़ें अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देखी हैं उन सारी चीज़ों को और बेहतर और कंसोलिडेट और मजबूत बनाएंगे आज के लेक्चर्स के इन क्वेश्चंस के साथ। तो शुरुआत करते हैं क्लास बिना किसी डिले के आज का लेक्चर। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई होप यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल आईआईटी जेईई नीट आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हम इंश्योर करते हैं कि हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। उन एक्सप्लेनेशन वीडियोस में काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं ताकि उस थ्योरी को उन क्वेश्चंस के साथ, उन एग्जाम्पल्स के साथ और कंसोलिडेट किया जाए और बेहतर बनाया जाए। नॉट जस्ट दैट, हम इंश्योर करते हैं कि आपको उन थ्योरी लेक्चर्स को दे देने के बाद ना सिर्फ आपको ड्रॉप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बल्कि हम देते हैं आपको उन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस डीपीपीस के थ्रू। डीपीपीस के पीडीएफ्स भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ही मिल जाते हैं और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। सारी डीपीपीस उन टॉपिक्स पर बेस्ड, उन टॉपिक्स को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए। ना सिर्फ डीपीपीस आपको मिलती हैं, यानी ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स उन क्वेश्चंस के, उन डीपीपीस के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है। तो डीपीपीस, थ्योरी, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, इस तरीके से एमसीक्यूज और ये सारी चीज़ें मिलाकर हम इंश्योर करेंगे कि हर चैप्टर पर मिनिमम आपको 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि कहीं से भी कोई भी कसर बाकी ना रहे। आपकी तैयारी में कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़ ना छूटे, हर छोटी से छोटी चीज़ कवर करवाएं, थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली, एप्लीकेशन वाइज, कि हर चीज़ आपकी एक बेहतर तरीके से हो मैग्नेट ब्रेन्स के इस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल के साथ। अलॉन्ग विद दैट, येस, हम इंश्योर करने वाले हैं कि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, यानी कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सो दैट वी कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली जेईई मेंस और एडवांस की जो कॉन्स्टिट्यूटिंग बॉडीज़ हैं जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती हैं, उनकी साइकी क्या होती है, उनकी मेंटालिटी क्या होती है, वो किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस एटीट्यूड के साथ वो क्वेश्चंस प्लान करते हैं, क्या सोचकर वो क्वेश्चंस रखते हैं, मतलब उन क्वेश्चंस के पीछे की रीजनिंग, उन क्वेश्चंस के पीछे के लॉजिक्स भी हम समझेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। मतलब हमेशा आप इस बात को याद रखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमेशा उस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाता है। किसी भी एग्जाम को समझने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है कि आप उस एग्जाम को अच्छे से समझें उसके पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को देखकर। तो आप समझ पाएंगे कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो भी उसके साथ सिंक में है या नहीं, वो चीज़ें भी प्रॉपर्ली हम कर भी रहे हैं या नहीं। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल रियलाइज कि हाँ, वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस इसी तैयारी के साथ आप फील करेंगे कि हाँ, हम कर पा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट, येस, वी विल इंश्योर कि हम काफ़ी सारे जेईई मेंस के, एडवांस के क्वेश्चंस करें। और आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, आप अपने सारे डाउट्स तक हमें फॉरवर्ड कर सकते हो। ना सिर्फ इतनी सारी चीज़ें, बल्कि आपके डाउट्स भी एड्रेस करवाए जाएंगे। यानी कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक में लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त है स्टूडेंट्स कि वो डाउट्स रेलेवेंट रखिए, उन डाउट्स को इररेलेवेंट चीज़ें मत भेजिए। अगर कोई जनरल सी क्वेरी है तो वो हम यहीं कमेंट में लिख दीजिए। आपके कमेंट्स हम जनरली यूजुअली चेक करते रहते हैं और उनके रिप्लाई इसी तरह इस दौरान, लेक्चर्स के दौरान एड्रेस या रिजॉल्व कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट योर दोज कंसर्न्स। बट अगर कुछ सच में न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ जेनरिक से डाउट्स हैं, उन्हें उस लिंक पर क्लिक करके फॉरवर्ड करिए। उन सारे डाउट्स को एक लेक्चर में हम कंपाइल करके एक साथ एक्नॉलेज करेंगे और उन्हें भी हम एड्रेस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। एंड येस, जब आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो रहे होंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस भी तो ट्रैक करना चाहेंगे। आप देखना चाहेंगे कि किसी चैप्टर पे जो सब आप कुछ पढ़ाया जा रहा है उस प्रोग्रेस को आप भी ट्रैक कर सकते हैं, आप भी एसेस कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को एवेल्युएट कर सकते हैं। उन चैप्टर्स के टेस्ट देकर आप देख सकते हो कि उस चैप्टर पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आप उस चैप्टर को इतना अच्छे से कर पा रहे हैं, वो भी आप एक्चुअली पता कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, येस, टाइमली सारे फैकल्टी मेंबर्स आकर आपको गाइड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। हर चीज़ को लेकर हम गाइडेंस देंगे। यूजुअली अकेडमिक्स ही होगा अक्सर तो, बट अगर कोई नॉन अकेडमिक्स भी इशूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है, कोई भी ज़रूरी चीज़ है, तो डेफिनेटली ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आपको आकर वक्त वक्त पर उस चीज़ को लेकर भी गाइडेंस और चीज़ें बताते रहेंगे, है ना। अलॉन्ग विद दैट, क्या आपको समझ आ रहा है कि हम एक और ख़ास चीज़ करवाने वाले हैं, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। आर यू रियलाइजिंग ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आता है, मतलब चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन। यानी ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद एग्जाम के वक्त आपके चैप्टर्स के रिविजन, मतलब हर चैप्टर को एक कंप्लीट एक शॉट में रिवाइज करने का मौका। अगर कुछ गलती से मिस हुआ भी यहाँ पर तो एक बार वो फिर से होगा, एक बार पूरा चैप्टर फिर से होगा, ऑब्वियसली वो वन शॉट रिविजन होगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर एक काम करते हैं,
इसी को देख लेते हैं, इतना सब क्यों करते हैं। और हमें पता है चीज़ें बाईपास नहीं की जा सकती, शॉर्टकट्स नहीं लिए जा सकते। वन शॉट आप तब देखने लायक, योग्य या केपेबल होंगे जब आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो ना। ऐसा नहीं है कि ये इसका सब्स्टिट्यूट है, इसको करने से ये सारी चीज़ें बाईपास की जा सकती है, ऐसा नहीं है। वन शॉट रिविजन तो आप एक रिविजन के तौर पर देखेंगे, वो समझ ही तब आएगा जब आपने ये सारी चीज़ें कर रखी होंगी, राइट। तभी जाकर वहाँ पे चीज़ें एकदम से जब फटाफट हम पढ़ा रहे होंगे तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो वन शॉट रिविजन देखने का औचित्य, मोटिव या इंटेंट तभी बनता है ना। अलॉन्ग विद दैट हमेशा एग्जाम्स की तैयारी करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्स के मॉक देना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स देना। उन पेपर्स को देने का तरीका है मॉक। जेई मेंस के और जेई एडवांस के आपको मॉक्स भी दिलवाए जाएंगे, जिनके थ्रू आप एक्चुअली अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप सेक्शन वाइज अपनी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं, आपको किस सेक्शन में किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, कितना फोकस करना है, कौन सा सेक्शन आपका लैग कर रहा है, कहाँ पर आप और काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप एनालाइज कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो डू यू रियलाइज मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या चीज़ें एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट लेकर आने वाला है। विद दैट आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। डीपीपी का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। सीधे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन पर। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, डीपीपी का ही क्वेश्चन नंबर 6 था ये, उसी से हम शुरू करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है। हमारा प्रोटोकॉल है, पहले आप क्वेश्चन खुद से देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया। अब हम इसे साथ में समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। FR2R हमने शुरुआत से डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स की ये जो है ये इसका डोमेन है और ये इसका को डोमेन है, गिवन बाय f ऑफ x। अब f ऑफ x की डेफिनेशन क्या दे रहा है वो कह रहा है ax प्लस साइन एक्स प्लस a, और वो कह रहा है f जो है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। तो a की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, वो x के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो सर a की वैल्यूज पूछ रहे हैं कि a की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि जो आपका f ऑफ x है सर वो 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। चलिए इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा हिंट देना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा सजेशन देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर आपने दिया होता ऑप्शंस को ही देख के, तो मुझे ऑप्शन सी में एक हिंट, एक हेल्प मिल रही है कि आर में से जीरो क्यों हटाना है, मतलब ए की वैल्यू जीरो क्यों हटाई जानी चाहिए, क्यों हटा रहा है या क्यों सजेस्ट कर रहा है। देख के देखो स्टूडेंट्स, मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू जीरो रख देता हूँ। अगर मेरा ए जीरो हो जाता तो एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा होता वो सोच के देखो स्टूडेंट्स। अगर आपका ए जीरो हो रहा था, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर ए जीरो होता तो एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती, सर ये जीरो हो जाता, जीरो इंटू एक्स जीरो, और ये जीरो हो जाता। तो अब का एफ ऑफ एक्स क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, उस केस में सर आपका एफ ऑफ एक्स बन जाता साइन एक्स। एंड डू यू रियलाइज उसने एफ ऑफ एक्स को पहले ही डिफाइन कर दिया कि एफ जो है सर वो आर से आर में डिफाइंड है। अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट के लेक्चर में स्टूडेंट्स, याद होगा आपको डीपीपी के पार्ट 1 में जब डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था आर से आर में अगर साइन एक्स फंक्शन को देखा जाए तो क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्लियरली एक मेनी टू वन फंक्शन बन जाता है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैनी टू वन बन जाता है। तो उस केस में इसका 1 1 होना तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम वहीं अराइज हो जाती है स्टूडेंट्स कि इसको अगर 1 1 बनाए रखना है तो प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये कि सर ए जीरो नहीं हो सकता, ए को जीरो होने से अवॉइड करवाना पड़ेगा, ए का जीरो लेना हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो सर ऐसा तो ऑप्शन बी भी, ऑप्शन बी में भी तो वो कह रहा है -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले लो, मत लो, मतलब सारी रियल वैल्यूज ले लो एक ही, लेकिन -1 से 1 के बीच मत लो, वहां भी तो जीरो एलिमिनेट हो रहा है। क्या मैं इस बेसिस पे दो प्रेडिक्शन तो दे सकता हूँ कि सर ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सर ए की सारी वैल्यूज नहीं ले सकते। ऑप्शन ए कह रहा है आप ए की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा 1 1 और ऑन टू रहेगा। नहीं सर, हम अभी देख चुके हैं ए की वैल्यू जीरो लेते ही ये 1 1 नहीं रहा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन डी में वो सिर्फ -1 को एलिमिनेट करने को कह रहा है, वो जीरो को एलिमिनेट नहीं करने को कह रहा है, और ये बात वापस गलत है, क्योंकि जीरो को हटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अगर जीरो को नहीं हटाया, मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं हटाई, तो वापस बात बिगड़ जाएगी। तो सर ए की वैल्यू जीरो तो हटानी तय है, और ऐसा मुझे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिख रहा है। अब ऑप्शन बी से मुझे हिंट भी मिल रही है, वो कह रहा है -1 से 1 के बीच की वैल्यू सारी आप हटा दीजिए सर, जो ए की वैल्यूज है -1 से 1 के बीच की वो आप हटा दीजिए। वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा सजेशन क्यों दे रहा है, या सिर्फ बात यहीं पे आके क्यों रुक रही है, इन दोनों बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ट्राई कर रहा हूँ, बट उसको समझने से पहले हम इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि ये फंक्शन हमें चाहिए 1 1 एंड ऑन टू। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 1 1 एंड ऑन टू की। मैं एक छोटा सा सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको डिफरेंशिएशन याद है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग फिर से रिवाइज करवाते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन की। ऑल दो जो मैं कहने वाला हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन से, उसको सुन के घबराना मत। ये सारी बातें डिफरेंशिएशन के वक्त डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा।
हमने याद है स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक हल्का सा ओवरव्यू लिया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। हल्का सा एक ओवरव्यू वापस देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो डरना मत, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसे बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन के वक्त, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जितना रेलेवेंट नॉलेज होना चाहिए मैं वो हल्का सा आपको देना चाह रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आई होप आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन का एक हल्का सा नॉलेज हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आप इसे डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से, और dy बाई डी एक्स का मतलब होता है सर y के में जो चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है x के रिस्पेक्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप लिखते हैं रेट, है ना, आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज इन y और ऑफ y, जो भी आप लिखना चाहें, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स निकालने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े थे, जैसे कुछ स्टैंडर्ड से आपको फॉर्मूले मैंने सिखाने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स। ऑल ये सारे फॉर्मूले ऐसे क्यों बन रहे हैं, कैसे आ रहा है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जब हम कैलकुलस शुरू करेंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन के वक्त। बट फिलहाल एक जनरल सा आइडिया देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब अगर आपको x की पावर n का चेंज ऑब्जर्व करना है कि x की पावर n में क्या चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर x को मैं बदलूं तो x की पावर n किस रेट से बदलेगी, तो वो आप लिखते हो स्टूडेंट्स कि वो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के रेट से चेंज होगी। आई होप आपको ये बात याद आ रही होगी, हमने डिस्कस किया था। अलॉन्ग विद दैट हमने ये चेंज डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि जब आप दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, मतलब अगर आप दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सर डिफरेंशिएशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आप लिख सकते हो डी डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंडिविजुअली, और बीच में जो भी प्लस या माइनस लगा हुआ है, और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जी ऑफ एक्स को इंडिविजुअली। क्या आपको ये बात आ रही है स्टूडेंट्स याद, हमने ऐसा भी कुछ डिस्कस किया है। अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट, कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स को लेट्स से मैं किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट्स से के, है ना, और मैं इससे चाह रहा हूं डिफरेंशिएट करना, मान लो हम इसे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, है ना, ये एक अलग रिजल्ट था, ये एक अलग रिजल्ट है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप स्केलर क्वांटिटी को बाहर रख सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हो के टाइम्स के को बाहर ले आए और आप डिफरेंशिएट कर दीजिए उसी फंक्शन को जो एक्स का वेरिएबल है, एक्स पर डिपेंडेंट है ना। तो ये आपका इस तरीके से आप स्केलर क्वांटिटी को बाहर रख सकते हो डिफरेंशिएशन से, ये भी एक थॉट था। कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट, जैसे अगर आप कभी भी किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें, जैसे अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करें, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो स्टूडेंट्स लेट्स से किसी एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, -2 हो गया, पाई हो गया, है ना, मैं उसे एक जनरल वैल्यू से डिनोट कर देता हूँ, लेट्स से अगेन ए या के कुछ, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होता है क्योंकि इसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, 0, नो, नन चेंज, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डिफरेंशिएशन होते हैं। ऑल्दो ये सब बातें जो मैं लिख रहा हूँ ये बातें बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, बस एक छोटा सा एक हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज आपको चाहिए होगा, तो बस बने रहिए और इसे ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे अगर मुझे कोई कहे कि साइन एक्स में अगर चेंज ऑब्जर्व करना है कि सर एक्स जैसे जैसे चेंज होगा तो साइन एक्स किस रेट पर चेंज होगा, मतलब साइन एक्स का भी क्या चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है। बेशक आप साइन एक्स का भी चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसे लिखा जाता है कॉस एक्स से। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप कह सकते हैं वो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। आप इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं। मैं डिफरेंशिएशन सिखा क्यों रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन सीखने का एक रीज़न है, डिफरेंशिएशन सीखने का एक मोटिव है, एक इंटेंट है, ये इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कभी भी कोई कर्व आपके सामने बना दिया जाए, कभी भी कोई कर्व आपके सामने दिखा दिया जाए, मान लो एक कर्व है ना, ये कर्व है, एक और थोड़ा बेहतर कर्व बनाते हैं, मान लो ये कर्व है, तो इस कर्व का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना डिसाइड कर देता है डिफरेंशिएशन। आप हमेशा याद रखिए, जैसे मान लो मुझे एक कर्व दिख रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, ये एक वैल्यू है मान लो, है ना, यहाँ तक, इस वैल्यू तक ये कर्व एक इंक्रीजिंग कर्व है। देखो आप ये कर्व बढ़ रहा है, ये कर्व उठ रहा है, ये कर्व बढ़ते जा रहा है ना, लेकिन इस पॉइंट के बाद, इस वैल्यू के बाद ये कर्व एक डिक्रीजिंग कर्व है, देखो यहाँ से गिरना शुरू हो रहा है, इस कर्व का कर्वेचर गिर रहा है, ये ग्राफ गिर रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए, मान लो ये कोई वैल्यू है, लेट्स से ये कोई वैल्यू है ए, ये कोई वैल्यू थी बी, और लेट्स से ये कोई वैल्यू है सी, है ना। तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन तो ये नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स की ए से बी के बीच में कर्व एक इंक्रीजिंग कर्व है ना। तो मैं कुछ कंक्लूजन्स दे रहा हूँ। क्या कंक्लूजन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि एक्स की वैल्यू जब आपने देखी सर ए से बी के बीच में,
तो ये कर्व ए से बी के बीच में जब आपने बी वैल्यू देखी, बी पे ना तो वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, तो मैं कह रहा हूँ ए से बी के बीच में देखी, तो जो आपका कर्व है सर, जो आपका कर्व है, जो आपका फंक्शन है ना, अगर मैं उसे कहूँ एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन कैसा है सर, वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैं कुछ जनरल से रिजल्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, अब इन बातों को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन में मैं विद प्रूफ, विद वैलिडेशन, विद रीजन आपको समझाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। अभी फिलहाल उस कहानी को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, अभी फिलहाल बस एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू लेंगे। सिमिलरली एक और छोटी सी बात हमने ऑब्जर्व की कि सर जब जब x की वैल्यू b से c के बीच थी तो एक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन था, एक ग्राफ गिर रहा था, है ना। तो इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं कब से कब तक सर, अगर आप b से इसको कहां से कहां तक देखें सर, अगर आप b से इसको c तक देखें, मैं b पे इक्वल साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि b पर वो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, b पर तो वो एक मैक्सिमा वैल्यू अटेन कर रहा है, इस पॉइंट पे तो वो सिर्फ एक पीक अचीव कर रहा है, तो वो वहाँ ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। बट अगर मैं एक बात कंक्लूड करना चाहूँ तो b से c के बीच में यही जो फंक्शन है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस बात को एज अ फैक्ट अभी याद रख लीजिए कि बस समझ लो कि ऐसा होता है। बस जब चैप्टर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तब मैं बता दूंगा डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है ना। तब तक के लिए थोड़ा पेशेंटली समझ लीजिए कि जब भी कोई फंक्शन किसी वैल्यू से किसी वैल्यू के बीच में इंक्रीजिंग होता है, तो उन वैल्यूज़ के बीच में अगर आप उसका डी डी एक्स निकालें, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ मैं निकालूँ इस फंक्शन का, है ना, तो सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आना तय है इन सारी वैल्यूज़ के लिए। जब आप डिफरेंशिएट करोगे और x की कोई भी वैल्यू है रिप्लेस कर दोगे a से b के बीच में, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ना, वो डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही आएगा, वो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। दूसरी चीज़, जब भी आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जब भी आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे b से c के बीच में ना, जब वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दो डी डी एक्स में, मतलब आप डिफरेंशिएशन निकालिए इसका, इस फंक्शन का, है ना, और इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जहाँ भी वो x की वैल्यूज़ जो दिखेंगी उनमें b से c के बीच की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आना तय है, वो लेस देन जीरो आना तय है, क्योंकि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा इसलिए हो रहा है, एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, नहीं भी समझ आए तो घबराना मत। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है टेंजेंट टू द कर्व, मतलब उस कर्व पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, मतलब ये जो कर्व है इस टेंजेंट की स्लोप एक्चुअली, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और जब जब ये इंक्रीजिंग होगा ना तो ये स्लोप जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और जब जब ये कर्व डिक्रीजिंग होगा ना तो ये जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी। अब स्लोप क्या होती है जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा, तो दो तीन कॉन्सेप्ट्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। बस एक काम की बात आपको, कंक्लूजन आपको बता देना चाह रहा हूँ कि बस आप इस बात को ऐसे याद रख लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई भी कर्व का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और किसी भी कर्व का अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो वो एक डिक्रीजिंग कर्व है। बस इसी कहानी से हम इस क्वेश्चन को जो भी हमने देखा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िएगा स्टूडेंट्स, घबराना मत, एक आसान सा क्वेश्चन है, बट मैं रियलाइज़ करवा रहा हूँ तुम्हें कि जैसे ही जिस भी दिन तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया ना, तुम कहोगे कि सर इतना सा आसान सा क्वेश्चन था, मतलब सम ऑफ यू माइट फील सर ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, आप जी एडवांस के क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो अभी डीपीपी में। ऑल्दो पहली बात तो ये कि टफ क्वेश्चंस करने में कोई बुराई नहीं है, और पहली बात तो ये, दूसरी बात ज़रूरी बात कि ये टफ क्वेश्चन नहीं है अगर कंसेप्ट्स आपको आ गए तो। बस अभी इनिशियल स्टेज पर है जहाँ पर हम एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज़ होने दो, होना चाहिए, तभी आप जेईई मेंस और एडवांस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स और कोशिश करिए अब सोचने की। देखो अब इस क्वेश्चन को फाइनली हम वर्कआउट करेंगे डिफरेंशिएशन की टेक्निक से। कैसे, ध्यान से सोचिएगा। मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालने वाला हूँ। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, एक बात समझो, अगर मैं कभी भी किसी फंक्शन को 1 to 1 कहना चाह रहा हूँ, कभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन 1 to 1 है, अच्छा आपको ये रियलाइज हो रहा है कि पहली बात तो ये ऑन टू तो है, ऑन टू इसलिए होगा स्टूडेंट्स, इस बात को प्लीज़ ऐसे समझो कि सर आप एक्स की कोई भी वैल्यू ट्राई करते जाओ, साइन एक्स -1 से 1 तक होगा। अब एक कुछ ना कुछ तो होगा ना, और जैसे ही एक कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ ना कुछ तो होगा। अगर जीरो हो जाता तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है, -1 से 1 तक ही रहता। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? मैं फिर से ये बात कंक्लूड करता हूँ स्टूडेंट्स, याद करो जब हमने डिस्कस किया था, जब हमने कहा था कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मान लो ए की वैल्यू जीरो होती तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जा रहा था सर, एफ ऑफ एक्स यानी वाई आपका बन जा रहा था साइन एक्स, और उस केस में इस फंक्शन की रेंज क्या हो जा रही थी, इस फंक्शन की रेंज हो रही थी -1 से 1 तक, है ना। इस फंक्शन की रेंज अगर -1 से 1 हो जाती, अगर रेंज -1 से 1 तक हो जाती तो क्या वो को डोमेन आर के इक्वल होती? नहीं सर, -1 से 1 आर के इक्वल नहीं है, तो उस केस में तो फिर इसका ऑन टू होना ही कैंसिल हो जाता। तो पहली बात तो जीरो तो नहीं होना चाहिए, इस बात को हम कंक्लूड कर चुके। लेकिन अगर मैं बाकी वैल्यूज देखूँ, जीरो के अलावा कुछ भी रख दो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, मतलब पे 5 रखा होता, जैसे ही 5 रखा होता, एक ही बस एक वैल्यू लेके बता रहा हूँ, एक ही वैल्यू मान लो होती 5, तो क्या होता 5x प्लस साइन एक्स
प्लस 5। अब ये एक नॉर्मल सा पॉलिनॉमियल फंक्शन बन जाता है ना, आप सोच के देखो नॉर्मल सा पॉलिनॉमियल क्या सर, sin x -1 से 1 के बीच होता, बट उसके अकॉर्डिंग 5x + 5 तो बढ़ते घटते रहते ना, कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू फिर डेफिनेटली r तक होती, मतलब -∞ से इन्फिनिटी होती। ये क्या होगी सर, -1 से 1 तक, ये क्या बिगाड़ेगा इसका, जब आप वो 5x + 5 है, आप x की वैल्यू अलग अलग ट्राई करते जाओ सर, ये तो -1 से 1 के बीच घूमता रहेगा, लेकिन ये तो बढ़ता और घटता चला जाएगा ना। x की वैल्यू नेगेटिव ट्राई करोगे तो 5x + 5 छोटा होगा, x की वैल्यू 0 तो हो सकती है क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 0 होगी तो ये 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 होगी तो 5 + 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा इस एक्सप्रेशन को -∞ से इन्फिनिटी रखेगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि a की वैल्यू अगर 0 ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ सर, काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि ये ऑन टू होना तय है, मतलब ये सारी रियल वैल्यूज ऑक्यूपाई करेगा। क्या आप देख पा रहे हो, मतलब इसका जो भी ग्राफ बने स्टूडेंट्स में उस बारे में कंसर्न नहीं हो, बट ये डेफिनेटली -∞ से इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच है, पर ये तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच होता है ना। तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में अगर -1 से 1 तक की वैल्यूज ऐड करें तो डेफिनेटली वो -∞ से इन्फिनिटी ही रहना तय है। तो मैं कहूँगा f(x) की जो रेंज होती है स्टूडेंट्स, सर f(x) की जो रेंज होगी, बस एक ही वैल्यू 0 ना रखते हुए, तो मैं कहूँगा वो -∞ से स्टूडेंट्स, वो -∞ से इन्फिनिटी होगी। यानी आप कहना चाह रहे हो कि f(x) की जो रेंज है सर, जो रेंज है वो रेंज होगी सर ऑल द रियल वैल्यूज़, और अगर रेंज ऑल द रियल वैल्यूज़ है तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता था कि जो रेंज होगी सर वो को डोमेन के इक्वल होगी। और जिस मोमेंट पे आप ये कंक्लूड कर देते हो, आप कह देते हो कि सर जो f(x) एक फंक्शन है वो आपका ऑन टू तो है, ऑन टू मतलब हाँ सर, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि वो पूरी रेंज के इक्वल, मतलब x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलेंगी। मैं इस बात को और बेहतर तरीके से समझाता हूँ एक एग्जांपल से। सोचो, मान लो मैं चाहता हूँ कोई फंक्शन 1 1 ही हो, तो कोई फंक्शन 1 1 हो तो आपको याद है हमने एक थ्योरी पढ़ी थी 1 1 के लिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा, या कोई फंक्शन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है तो 1 1 होगा। बट अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है तो 1 1 होना कैंसिल हो ही जाएगा, फिर वो मैनी 1 होगा। क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने। मान लो कोई एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मान लो फंक्शन ऐसा जा रहा है तो इंक्रीजिंग ही है, तो मैनी 1 कैसे होगा वो सोच के देखो। अगर आप एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, याद करो स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है, वो डिक्रीज ही हो रहा है, मान लो वो कुछ ऐसा गिर रहा है, गिरता चला जा रहा है, तो ये भी तो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस फंक्शन की भी वैल्यू मतलब 1 1 होना तय है, मैनी 1 नहीं होगा। आप ड्रॉ करो कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। बट अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग हो गया, मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी रहा और डिक्रीजिंग भी रहा, मान लो पहले था वो इंक्रीजिंग, तो मान लो वो इंक्रीज हो रहा है और फिर ये कहीं आके वो डिक्रीज होने लगा तो ये डिक्रीज हो रहा है मान लो, तो जैसे ही कोई फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग हुआ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ, फिर उसने एक मैक्सिमम अचीव किया, फिर वो गिरना शुरू हुआ। तो डेफिनेटली जब वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो फिर एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वाई की सेम वैल्यू मिलती है आपको। उस केस में वो फंक्शन फिर मैनी टू 1 बन जाता है, फिर वो 1 1 नहीं बनता है। आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ रही है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का 1 1 होने के लिए अभी फिलहाल ये ज़रूरी है या तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो या फिर वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग हो। और हमने सीखा है अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। बस यही लॉजिक यूज़ करेंगे और इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी क्वेश्चन को समझते हैं क्लास। हमें f(x) क्या दिया जा रहा है समझिएगा, हमें f(x) कहा जा रहा है स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ax + sin x + a, है ना। तो f(x) क्या लिख रहा है, वो f(x) लिख रहा है ax + sin x + a, है ना। ये आपका f(x) लिख रहा है। अब जब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f(x) मैं चाह रहा हूँ या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग मतलब क्या, या तो मैं कहूँगा कि ये सर अगर f(x) आप 1 1 बनाना चाहते हो, आप क्लेम करना चाहते हो कि f(x) एक 1 1 फंक्शन है, आप कहना चाह रहे हो कि सर ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 फंक्शन बने, है ना, तो मुझे ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि या तो ये क्या हो सर, इट शुड बी ईदर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट शुड बी ईदर एन इंक्रीजिंग फंक्शन और अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और जैसे ही आपने और लगते हुए देखा कि आपको आपके आंसर में यूनियन नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही और लगता है तो हम क्या कहते हैं यूनियन, या तो ये होगा या ये होगा। तो या तो ये इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग और या तो डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है सर, या तो इंक्रीजिंग का मतलब है कि सर इसका जो dy/dx है, यानी सर आप जो कहना चाह रहे हो इसका जो डेरिवेटिव है यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है सर, वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस किया, ग्रेटर देन 0, या फिर आप क्या लगाते हो स्टूडेंट्स, और या फिर ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर, dy/dx, जैसे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ddx
ऑफ एफ ऑफ एक्स, इससे पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स कभी कभी डी डी एक्स भी, है ना। तो इसे आप कह दो लेस देन जीरो। तो ये दोनों बातें आपके सामने हैं, या तो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो हो या फिर डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो समझते हैं। सर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, पर एफ ऑफ एक्स हमारे सामने क्या लिखा हुआ था सर, ये लिखा हुआ था ए एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए, है ना। अब अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट करना चाहा तो आप डी डी एक्स निकाल रहे हो स्टूडेंट्स, किसका, एफ ऑफ एक्स का। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल रहे हो डी डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ निकाल रहे हो ए एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए, है ना। ये आप डिफरेंशिएशन करने चले हो। अब हमने सीखा है स्टूडेंट्स की अगर डिफरेंशिएशन अलग अलग एक्सप्रेशन है जिनके उसमें प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप डिफरेंशिएशन अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इन तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ मैं। तो मैं निकाल रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। मैं इस एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं इसे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसे मैंने क्या लिख दिया, इसे मैं लिखना चाह रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब उस तरफ राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, पहले हम करेंगे ए एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पहले आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, है ना। फिर आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे स्टूडेंट, साइन एक्स का। तो आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आई होप आपको ये भी नज़र आ रहा है। और फिर आप क्या करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे ए का। हालांकि ये चीज़ें आप बहुत जल्दी इजीली लिख पाएंगे जैसे ही आपको डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इतनी एक एक स्टेप इतनी डिटेल में आपको उस वक्त समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं होगी, बट फिर भी चूंकि अभी शुरुआत है और ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो क्लास, हमें पता है एक फंक्शन है और उसके साथ अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाती है। तो आप जब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे सर, जब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहेंगे तो सबसे पहला कंक्लूजन तो आपका यही होगा स्टूडेंट्स कि आप क्या करेंगे, आप ये ए बाहर ले आएंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप जैसे ही ए बाहर ले आते हैं तो आप करने वाले हो डी डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। आप एक्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हो प्लस। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ साइन एक्स को, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट अभी पड़ा कॉस एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स से डिपेक्ट किया जाता है। तो इसे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स क्या, इसे मैं लिख दूंगा कॉस एक्स, है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। प्लस ज़रा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स और याद करो क्या हमने डिस्कस किया था, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज आ ही नहीं रहा होता है ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होती है। तो एक्स कितना ही बदल जाए वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो होता है। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो मैं डी डी एक्स ऑफ ए इज गोइंग टू बी जीरो मैं लिख दूंगा। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स याद है ना, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो एक्स टू दी पावर वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, और एक्स की पावर जीरो यानी वन। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, वन। तो ओवरऑल जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा ए इंटू वन यानी ए, और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो सर फाइनली हम डी वाई बाई डी एक्स लिख पा रहे हैं ए प्लस कॉस एक्स। अब याद करिए स्टूडेंट्स, हमने दो सिनेरियो डिस्कस किए थे। सर हमारा फंक्शन या तो क्या होना चाहिए, या तो ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, या फिर ये क्या होना चाहिए सर, या फिर ये हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही होना चाहिए। इन दो बातों पे हमने बातें करना शुरू की थी। अब इंक्रीजिंग कब होता है सर, जब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो। सर डिक्रीजिंग कब होता है सर, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो सर, वो लेस देन जीरो हो, है ना। बाय द वे डी वाई बाई डी एक्स निकल के क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है ए प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से सुनना क्लास, क्वेश्चन खत्म होने को है, अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझ लें कि मैं चाहता हूँ ए प्लस कॉस एक्स जो है सर वो ग्रेटर देन जीरो हो। ज़रा सोच के देखो स्टूडेंट्स, ए की किस वैल्यू के लिए cos x की कुछ भी वैल्यू आ जाए वो हमेशा a प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। मैं इस थॉट को डेवलप करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स याद करो, हमें तो सर ये पता है x की कुछ भी वैल्यू हो cos x हमेशा माइनस वन से वन के बीच होता है। तो सर cos x ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे आ सकता है, कितना नेगेटिव हो सकता है सर, cos x हमेशा कम से कम जो होगा वो होगा माइनस वन। तो कहना है ऐसे सर a की वैल्यू अगर माइनस वन से मतलब प्लस वन से ज़्यादा रही तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें तीनों तरफ वन ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं वन ऐड कर देता हूँ, तो वन ऐड किया तो कितना हुआ जीरो, ये हुआ कितना cos x प्लस वन, और ये कितना हो जा रहा है टू। आपको बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a की अगर वैल्यू होती मिनिमम वन, ए की जैसी मिनिमम वैल्यू होती वन, मैं कह रहा हूँ वन से बड़ी होगी, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो वन हो नहीं होगी, वन से हमेशा बड़ी होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एक्सप्रेशन है cos x प्लस ए, है ना, तो मुझे पता है cos x हमेशा माइनस वन से बड़ा होता है और वन से छोटा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो a है सर, मैं ये जो a रखना चाह रहा हूँ, ये जो a है सर, ये a हमेशा बड़ा है वन से। तो जैसे ही आपने a को वन से बड़ा रखा, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे ही मैंने a को वन से बड़ा करने की कोशिश की,
ध्यान से सोचना क्लास, अब इस एक्सप्रेशन का पूरा मोटिव चेंज हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया a प्लस कॉस एक्स, जहाँ पे मैंने ये इंश्योर किया कि जो मैं a रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो मैं a रखने वाला हूँ, है ना, मैं इस a को अलग ही रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो ये मैं a रखने वाला हूँ सर ये है 1 से बड़ा। तो आप सोच के देखो क्लास, ये होता है -1 से 1 और a की वैल्यू यानी 1 से कोई बड़ी वैल्यू ऐड की, तो मिनिमम वैल्यू क्या थी -1। एक ही 1 से कोई भी बड़ी ले लो, लेट्स से 1.5 ही लिया, तो -1 प्लस 1.5 कितना होगा 0.5। इवन अगर a 1 भी होता तो -1 प्लस 1 होता है 0, लेकिन ये 1 से तो बड़ा ही है ना। तो कैन आई कंक्लूड a प्लस कॉस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब मैंने a प्लस कॉस एक्स को पॉजिटिव बना दिया, है ना। बशर्ते अब ये जितना ज़्यादा a होगा उतना ज़्यादा a प्लस कॉस एक्स होगा। अगर आप a 90 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 91। अगर a को आपने 200 ले लिया तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 201। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जितना बढ़ाना चाहो वो a के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। मतलब सर मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जितनी आप ले जाना चाहें उतनी होगी, या फिर रादर आई वुड से a प्लस 1 होगी, है ना। मेरा कंक्लूजन तो बस इतना सा है, a चूंकि पॉजिटिव है, a चूंकि ग्रेटर देन 1 है, तो a प्लस 1 तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और वो ऑलरेडी 0 से बड़ा है। लेकिन ये कब हो रहा है स्टूडेंट्स, ये तब हो रहा है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो मैं ये कंक्लूजन लाना चाह रहा हूँ कि a cos x, a प्लस कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a विच आर ग्रेटर देन 1। क्योंकि सर कंक्लूजन ये है कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो उस -1 को एडजस्ट करने के लिए a की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1। a को सोच के देखो, अगर 1 से छोटा किया होता, a की वैल्यू हो जाती मान लो 0, तो cos x मिनिमम कहाँ जाता है -1 तक, और उस केस में 0 प्लस -1 कितना होता है -1, और फिर वो पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो कंडीशन समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको कि a की मुझे मिनिमम वैल्यू 1 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी, 1 से उसको हमेशा बड़ा ही रखना पड़ेगा। उस केस में आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर cos x कुछ भी हो रहा हो, 1 से -1 के बीच कहीं भी घूम रहा हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। उस बात को कौन एडजस्ट कर देगा, उस बात को एडजस्ट करने के लिए a है। a अपने आप 1 से बड़ा है ना सर, अब cos x कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। a जब भी आएगा तो वो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज को ऐड करके हमेशा पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि a खुद 1 से बड़ा है। आपको ये प्रॉब्लम का नोशन समझ आ रहा है कि मैं a को 1 से बड़ा क्यों रख रहा हूँ, तो हमें cos x की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं एक कंक्लूजन ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा अगर a 1 से बड़ा हुआ तो। क्या आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट्स? या फिर अगर मैं इस फंक्शन के डिक्रीजिंग होने की बात करूँ, डिक्रीजिंग मतलब dy/dx, मतलब आप कहना चाह रहे हो सर a प्लस कॉस एक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव हो। अब इस बात पे आते हैं क्लास, मैं चाह रहा हूँ a प्लस कॉस एक्स हमेशा नेगेटिव हो। अब यही बात को वापस करते हैं क्लास। कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट? सर कॉस एक्स हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। सर एक बात सोच के देखो, आप जरा सा सिंपल सा थॉट डेवलप करो कि सर अगर a की वैल्यू देखो ये -1 से 1 के बीच होता है, अगर a की वैल्यू -1 से छोटी रख ली जाए, अगर a की वैल्यू -1 से छोटी रख ली जाए, आप सोच के देखो, जैसे ही मैंने a की वैल्यू -1 से छोटी रखी, जैसे मान लो -1 ही रखी, तो -1 रखती क्या होगा, अब cos x कुछ भी हो, मतलब cos x बड़ी से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले ले, मान लो cos x ने अपने आप को 1 भी बना लिया, क्योंकि cos x 1 तक जाता है, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में भी cos x हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि a की वैल्यू -1 नहीं है, -1 से छोटी है। तो cos x अगर अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी लेता है तो cos x प्लस a इज बाउंड टू बी नेगेटिव, तो cos x प्लस a हमेशा नेगेटिव ही होगा। बस मेरी ये कंडीशन है, क्या आपको समझ आ रहा है? ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? यानी मैं कहना चाह रहा हूँ अगेन हमने cos x से अपने आप को फ्री कर लिया कि cos x -1 से 1 के बीच घूमता रहेगा। मैं तो चाह रहा था नेगेटिव हो, तो मैंने सोचा कि cos x बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, तो मैंने कहा सर cos x बड़े से बड़ा जाता है +1 तक, मुझे उस +1 को भी उठा के इधर शिफ्ट करना है ताकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके इसको 0 से छोटा रखूँ। तो मैंने तो बोला सर वर्स्ट केस में आप a को -1 रखो, -1 से बड़ा मत होने देना। मतलब -1 से अगर आपने -0.5 भी रखा ना, तो cos x जैसे ही कभी मान लो 1 हुआ तो 1 - 0.5 उसको +0.5 बना देगा और हमको 0 से छोटा ही चाहिए। तो cos x का वर्स्ट केस देखा कि सर ये मैक्सिमम 1 तक जाता है, तो एक काम करते हैं a को -1 रखते हैं मिनिमम। तो अगर ये cos x 1 भी गया तो ये -1 +1 उसको 0 बना देगा, मतलब 0 से छोटी रखेगा। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये बात हमेशा ट्रू होगी जब जब सर a जो है आपका वो -1 से छोटा होगा। मतलब आप बाय डाइजेस्ट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? मैं कहना चाह रहा हूँ अगर a की वैल्यू +1 से बड़ी रही, है ना, कभी भी a की वैल्यू 1 से बड़ी रही, तो जो आपका फंक्शन था स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शन, जो आपका फंक्शन था क्या था, ax प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस a, ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब ग्राफ एग्जैक्ट तो नहीं पता बट ऐसा होगा। या फिर अगर सर अगर आपके a की वैल्यू 1 से छोटी रही, मैं इक्वल भी नहीं कह रहा हूँ, उस केस में यही फंक्शन जो आपका था स्टूडेंट्स, कौन सा, ax प्लस साइन एक्स प्लस a, ये हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये कुछ गिरता हुआ सा ग्राफ आएगा। और हमें ये पता है कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या कोई डिक्रीजिंग, या मतलब क्या, या मतलब यूनियन। तो मुझे चाहिए ये कब, जब a 1 से बड़ा हो तब वो 1 1 हो सकता है, या फिर और इसके अलावा, या फिर अगर सर a 1 से हमेशा छोटा होता
तब वो डिक्रीजिंग होता है, यानी तब वो 1 1 होता। बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाता तो उस केस में, अच्छा दोनों कब हो सकता है सर, अगर ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच रख दी तो एफ डैश एक्स जो है, हमने डिफरेंशिएशन निकाला dy बाई dx, फिर वो 0 ग्रेटर देन 0 नेगेटिव 0 कुछ भी होता रहेगा और हमको नहीं पता चलेगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसमें। और जैसे ही अप्स एंड डाउन्स आए तो कभी गिरेगा कभी उठेगा, कभी गिरा कभी उठा, मतलब सोच पा रहे हो आप ग्राफ, कभी गिरना कभी उठना, कभी गिरना कभी उठना, मतलब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक मेनी टू वन फंक्शन। तो हम अवॉइड करेंगे ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच लेना। क्या ये बात आपको समझ पा रही है स्टूडेंट्स? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए की वैल्यू चाहो तो या तो -1 से छोटी ले लो, आई एम रियली सॉरी, इसको मुझे लिखना चाहिए था -1, आई होप मैंने यहाँ भी -1 लिखा है, बिल्कुल सही है ना, और वहाँ भी -1 ही लिखा है, बिल्कुल सही। तो मैं कहना चाह रहा हूँ या तो सर चाहो तो आप एक बात करो सर, एक काम करो, ए की वैल्यू जो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो या तो -1 से छोटी होनी चाहिए, -1 को एक्सक्लूड करते हुए, या फिर आप चाहो तो ए की वैल्यू +1 से बड़ी ले लो। अच्छा एक और बात इंश्योर करना सर, ए की वैल्यू 0 मत लेना, क्योंकि 0 होने के केस में तो फिर वो 1 1 छोड़ो सर, आप 1 1 तो बाद में चेक करना, वो ऑन टू ही नहीं बचेगा, वो इनटू बन जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बन जा रहा था, क्योंकि ए 0 हो जा रहा था, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? तो 2-3 कंडीशन याद रखनी है, -1 से छोटा, +1 से बड़ा, और 0 तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो वैसे ही हट गया ना सर, जब आपने बोला -1 से छोटा रखो और 1 से बड़ा रखो, तो आपने 0 को तो वैसे ही हटा दिया ना, भूल गए आप 0 को। तो आप कंक्लूड करना चाह रहे हो सर कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है, जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो 1 1 ऑन टू होगा, हम ऑन टू तो बना ही चुके हैं क्योंकि उसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल आ चुकी है, वो 1 1 भी हो जाएगा, नहीं या तो कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट डिक्रीज होगा, दोनों नहीं होंगे, एंड नहीं होगा, एक साथ दोनों नहीं होंगे। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बन गया तो याद आ रहा है ना, मेनी टू वन बन जाएगा, तो या तो इंक्रीजिंग ही हो या फिर डिक्रीजिंग ही हो। तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ उस केस, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैं चाह रहा हूँ क्या स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स को मैं चाह रहा हूँ 1 to 1 एंड क्या चाह रहा हूँ मैं, ऑन टू, है ना, यानी मैं इसको क्या चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, 1 to 1 याद करो स्टूडेंट्स, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको कहना चाह रहा हूँ इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब क्या, सर्जेक्टिव। क्या ये लाइन्स याद आ रही हैं स्टूडेंट्स आपको? और इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव की एक और लैंग्वेज क्या होती है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाइजेक्टिव। ये तीनों बातें एक ही हैं स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा, या तो आप कह रहे हो 1 to 1, या फिर आप कह रहे हो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, या फिर आप कह दो बाइजेक्टिव, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो आप कहना चाह रहे हो 1 1 एंड ऑन टू, या फिर इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, या फिर आप कहना चाह रहे हो बाइजेक्टिव। तो ये तब होगा एफ ऑफ एक्स, ये तब होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए विच आर ईदर ग्रेटर देन 1 और विच आर लेस देन -1। और इसको और बेहतर लैंग्वेज में लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स कि सर ए जो है वो सारी वैल्यूज़ को बिलोंग करता है, वो सारी वैल्यूज़ को बिलोंग करता है, बस -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ को बिलोंग नहीं करता है, हमेशा -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है। तो मैं कहूँगा सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट आप -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ हटा लीजिए, और -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ के साथ साथ -1 और 1 को भी हटाना है, क्योंकि उन्हें इंक्लूड नहीं करना है, तो उन्हें हटाना है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। क्या आपको ये क्लोज ब्रैकेट समझ आ रहे हैं? क्योंकि इनको हटाना है, ये माइनस साइन के कारण ये हट रहे हैं, तो -1 और 1 को इंक्लूड करते हैं, उनके बीच की सारी वैल्यूज़ को हटाना है आर में से, तो ये आ जाएगा। और 0 ऑलरेडी हट रहा है क्योंकि 0 -1 और 1 के बीच आता है। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट? ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा, ज़्यादा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, या सबसे सही मोस्ट एक्यूरेट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस ये मत सोच लेना कि इस क्वेश्चन के बाद आगे के क्वेश्चन आज के नहीं समझने, आज के डीपीपी तो बहुत डिफिकल्ट है। यकीन करो, एक बात समझाता हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये वाला पार्ट नहीं भी समझ आ रहा है तो अभी भूल जाओ, ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ आ रहा है ना, छोड़ दो, कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना तब समझ आएगा। अगर ये वाला पार्ट भी नहीं समझ आ रहा है ना कि सर ये देखो, ये आप क्या कह रहे हो सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाली बात क्या कह रहे हो सर, ये वाला पार्ट, अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूं कि सर ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट का 0 क्यों होता है, कांस्टेंट बाहर कैसे आ रहा है, ये बातें नहीं भी समझ आ रही तो हम वेरी ओके विद दैट। इवन ये भी समझ नहीं आ रहा है कि सर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 क्यों होना चाहिए, ये भी नहीं समझ आ रहा है तो हम वेरी ओके विद दैट। कैलकुलस पढ़ाते वक्त मैं समझाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, बट क्या समझ में आना चाहिए वो मैं बताता हूँ। 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए और आई होप वो आई होगी। सर फंक्शन 1 1 होता है जब या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, बस इसके लिए मैंने कहा कि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव कैसे निकाला अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो भूल जाना, वो मैं सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त। तो हमने ये कंक्लूड किया स्टूडेंट्स कि उसका जो डेरिवेटिव आया था वो आया था a प्लस कॉस एक्स। अब बस इतनी सी बात जरूर समझ आनी चाहिए थी कि सर a प्लस कॉस एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब कॉस एक्स को हमने फिगर आउट किया कि वो -1 से 1 के बीच होता है, और अगर मुझे इसे हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है, कॉस एक्स की चिंता किए बिना, एक्स की वैल्यू की चिंता किए बिना, तो मैं कहूँगा सर a को 1 से बड़ा रख दो,
अब a एडजस्ट कर देगा cos x को अपने आप पॉजिटिव में। और अगर मुझे बना के रखना था डिक्रीजिंग यानी 1 to 1 के लिए कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, तो मैं कहूँगा a प्लस cos x को नेगेटिव बना के रख दो। नेगेटिव बना के रखने के लिए मैंने कहा a को -1 रख दो सर, -1 से छोटा रख दो, अपने आप cos x की चिंता किए बिना वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमने कंक्लूड किया कि a या तो -1 से छोटा या +1 से बड़ा। जैसे ही ऐसा होगा कि a -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ के अलावा कहीं भी कुछ भी हो, तो डेफिनेटली इस फंक्शन का एक 1 to 1 फंक्शन, और चूंकि हम प्रूव कर चुके थे ऑन टू तो ऑलरेडी है, उसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल थी, उसका 1 to 1 एन ऑन टू होना तय है, उसका सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव होना तय है, मतलब उसका बाइजेक्टिव होना तय है ए की उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो -1 से 1 के बीच ना हो, बाकी सब हो। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स? विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ नहीं रहा है, ये रहा फाइनल आपका क्वेश्चन सामने, है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके इसे ट्राई करिए। देखो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे सोचो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधी सीधी अप्रोच है। वो क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है ना। थोड़े बहुत रेंज और डोमेन के भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे हम लोग। तो रेंज ऑफ द फंक्शन वो पूछ रहा है, इस फंक्शन की जहाँ पे f ऑफ x दिया है cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, और x के बारे में कह दिया है कि x जो है सर वो -π/2 से π/2 के बीच में। पहले x को ही सोच लेते हैं स्टूडेंट्स, x क्या है सर? x के बारे में बोला जा रहा है वो -π/2 से π/2 के बीच में। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज सोचते हैं स्टूडेंट्स। π/2 कितना होता है सर? पाई होता है 3.14, तो π/2 ने 3.14 कहा। देखो ऐसे सोचो, 314 का आधा करते हैं, 300 का आधा 150, 14 का आधा 7, यानी 157, यानी 1.57। तो यहाँ कहीं होगा क्या स्टूडेंट्स? 1.57, और यहाँ कहीं होगा -π/2 यानी -1.57, है ना। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है -π/2 की, और ये एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है +π/2 की, है ना। और ऑब्वियसली इनके बीच अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ, मैं क्यों इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्लिक हो रहा है क्योंकि हमें फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो अगर इनके बीच के इंटीजर्स की बात करूँ तो -1 से इस तरफ अगर मैं जाता, -1.5 किस तरफ मुझे मिलता है? -2। इस तरफ ऑब्वियसली मुझे क्या मिलता? -1। इधर की क्या मिल जाता मुझे? इधर कहीं मिल जाता सर 0, और अगर आगे आता तो मिलता 1। तो ये कुछ इंटीजर्स मिलते। क्या आपको एक बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुना मैं जो बोलने वाला हूँ। मैं x की अगर वैल्यूज रखता तो सोच के देखो सर, जब भी आप x की वैल्यू रखते, जो भी आप x की वैल्यू रखते, कहाँ से कहाँ तक सर? जब भी आप x की वैल्यू रखते -2 से 1 के बीच, है ना। मैं एक छोटा सा एक हल्का सा एक ग्राफ ही बना के दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनता है स्टूडेंट, सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा, है ना। आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, आपके पास एक है वैल्यू -2, फिर है सर आपके पास -1, फिर है 0, फिर है +1, और फिर है +2, और ऐसी कहानी चल रही है। और आपकी जो वैल्यूज हैं सर वो क्या है सर? -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 आता है किसके बीच? -1 और -2 के बीच में, वो आता है 1 और 2 के बीच में, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कहीं, इधर कहीं होगा आपका -π/2, क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ कहीं क्या होगा? -π/2, और यहाँ कहीं होगा आपका π/2, है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ समझना, मैं x की अलग अलग वैल्यूज ट्राई कर रहा हूँ। याद करो स्टूडेंट्स, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा था। जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच ट्राई करोगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी सर? आपको 0 से 1 के बीच में x की जब वैल्यूज रखोगे तो y की वैल्यू 0 ही मिलनी तय है। मतलब मैं बना रहा हूँ y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ इस पर्टिकुलर डोमेन में, जहाँ पे मुझे x की ये सारी वैल्यूज कही गई हैं। x की वैल्यूज -π/2 से π/2 तक कही गई। सर 1 से π/2 तक की वैल्यू, मतलब 1, 1.1, 1.2, 1.57 तक की जब वैल्यूज रखोगे तो उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा सर वो 1 आना तय है। उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आना तय है, डेफिनेटली 1 आएगा, है ना। सिमिलरली सर अगर -1 से 0 तक की मैं वैल्यूज रखता तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था सर? उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आना तय था, लेकिन 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, तो 0 पे वो नहीं डिफाइंड है, मतलब 0 पे उसकी डेफिनेशन कुछ और है। लेकिन -1 से 0 के बीच की वैल्यूज इंक्लूडिंग -1 एक्सक्लूडिंग 0 वो होती -1। सिमिलरली सर -π/2 से -1, देखो याद करो इस तरफ जाता है तो इस तरफ क्या वैल्यू होती सर? इस तरफ इनकी वैल्यूज -π/2 से -1 के बीच की जो वैल्यूज होती स्टूडेंट्स वो क्या होती सर? वो होती -2। तो कहानी कुछ ऐसी सी हो रही होती, है ना। ऑल्दो -1 पे वो -1 हो जाता तो वहाँ वो नॉट डिफाइंड होता, बट ये होता। तो मैं इसको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे डिफाइंड है, ये भी यहाँ पे 1 है ना। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, ग्राफ समझ आ रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात को समझिए। जब मैं आपको बहुत फाइनल कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि जब x जो है सर, जब आपका x जो है वो किसके बीच रहा सर? x जो रहा वो आपका -π/2 से π/2 के बीच रहा। तो आप कंक्लूजन देखो स्टूडेंट्स, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ से कहाँ तक रहा सर? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो -2 ले रहा है, एक आपका वो -1 ले रहा है, एक आपका वो 0 ले रहा है, और एक आपका 1 ले रहा है। वो यही बस 4 वैल्यूज ले रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे, जब x -π/2 से π/2 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 वैल्यूज ले रहा है। कौन कौन सी ले रहा है सर? -2, -1, 0 एंड 1। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? -2,
-1 0 एंड +1। क्या आपको ये रियलाइज हुआ? और अगर मैंने इस फंक्शन की डोमेन वर्कआउट कर लिया, मुझे पता चल गया कि इसमें मैं कौन कौन सी वैल्यूज रखने वाला हूँ, तो मैं 4 वैल्यूज रखने वाला हूँ स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? आप एफ ऑफ एक्स की अगर रेंज निकालना चाह रहे हो तो आप 4 वैल्यूज रख दो ना। एक्स की कौन कौन सी आ रही है सर? एक्स की 4 वैल्यूज है। कौन कौन सी है सर? एफ ऑफ एक्स की जो 4 वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू होगी क्या स्टूडेंट्स? पहले रख लेते हैं कॉस ऑफ -1। क्या आपको समझ आया? क्योंकि शुरुआत हो रही है -2 से, तो मैं शुरुआत में सबसे पहले रख देता हूँ कॉस ऑफ -2। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ -2। तो पहले मैं रखूंगा कॉस ऑफ -2 निकालना है आपको। फिर आप क्या निकालेंगे सर? फिर आप निकालने वाले थे कॉस ऑफ -1। सर फिर आप एक और वैल्यू निकालने वाले थे 0, तो आप रख देंगे कॉस ऑफ 0। और फिर आप एक और वैल्यू निकालने वाले थे सर क्या? कॉस ऑफ 1। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? हम ये 4 वैल्यूज़ पर इस फंक्शन की रेंज डिफाइन कर देंगे, क्योंकि सर एक्स की ये 4 ही वैल्यूज़ हैं। ऑल्दो आपने कहा था एक्स की वैल्यूज़ तो ये -π/2 से π/2 तक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बस 4 ही वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है। कौन कौन सी? -2, -1, 0 और 1। तो फंक्शन इन्हीं 4 वैल्यूज़ पे रखेगा, मतलब एक्स कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यही 4 वैल्यू होंगी और इनके अकॉर्डिंग जो फंक्शन की फाइनल वैल्यू आएगी कॉस ऑफ -2, तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स, तो कॉस ऑफ -2 हो जाएगा कॉस 2। ये बात मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है। ये रिजल्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हम सीखेंगे, बट अभी बस इसे एज अ रिजल्ट याद रख लीजिए कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जो cos ऑफ -2 होगा उसको मैं cos ऑफ 2 लिख सकता हूँ। पढ़ेंगे हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ cos ऑफ -1 की, तो सिमिलरली सेम लॉजिक पे cos ऑफ -1 cos ऑफ 1 सेम हो जाएंगे, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो आप लिखें cos 1 या cos -1, दो बार एक बात लिखने का मतलब है नहीं। तो cos ऑफ -1 को भी cos 1 लिखूंगा, ये ऑलरेडी cos 1 है तो एक बार लिख देंगे cos 1। और एक वैल्यू आ रही है cos 0। याद करो स्टूडेंट्स cos 0 कितना होता है? ग्राफ के थ्रू देखो, हमें ग्राफ याद है स्टूडेंट्स, cos 0, cos का ये ग्राफ होता है ना। तो 0 पे जो वैल्यू होती है, 0 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। याद आया? तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जानी है? 1। तो cos 0 को मैं क्या लिखूंगा? 1। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आने वाली हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? cos 2, cos 1 और 1। ये आपकी रेंज है, क्योंकि ये वैल्यू है आपके फंक्शन की, आपकी वैल्यूज हैं y की। तो cos 2, cos 1 एंड 1 आर गोइंग टू बी द वैल्यूज। और अगर मैं देखूं कोई ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है तो मुझे क्लियरली ऑप्शन बी दिख रहा है, cos 1, cos 2 एंड 1। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। ऑल्दो मैं शुरुआत करूंगा x से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखते ही मुझे क्लिक कर रहा है कि सर शायद बात बन जाए कि मैं x की कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकालूं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वजह से क्लियर हो जाएगा ना कि cos के अंदर जो आप वैल्यूज पास करें वो इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है? मैंने -π/2 से π/2 तक इसे देख लिया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो -2, -1, 0 और 1 ही जनरेट करेगा जब जब x -π/2 से π/2 होगा। और सर अगर ऐसा है तो मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच में? वो होगा सर cos -2, cos -1, cos 0 एंड cos 1। उसे भी थोड़ा सोचा तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 2, cos 1, cos 0। और cos 0 कितना होता है? cos 0 डिग्री होता है 1। तो 1, cos 1 एंड cos 2 आर द 3 वैल्यूज, और ये स्पेसिस पे आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। याद करो स्टूडेंट्स, हमने इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसी थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस भी की हैं, तो इसे जल्दी से ट्राई करते हैं क्लास। एक फंक्शन दिया जा रहा है और उसके बारे में पूछ रहा है वो इवन है, पीरियोडिक है, ऑड है, नीदर इवन नॉर ऑड है। पीरियोडिक पे हम बात करेंगे, बट फिलहाल अगर मैं मेजर एक मोटा सा आइडिया डेवलप करूं तो इवन और ऑड को लेके आपसे आइडिया लेना चाह रहे हैं इवन या ऑड है या नहीं। तो हमने तो थ्योरी पढ़ी है सर ये कि इवन और ऑड पता करने का तरीका है कि सर एफ ऑफ एक्स में आप x की जगह -x पास करिए और देखिए कि वो कैसा बन रहा है। 3 बातें होती हैं सर, या तो f ऑफ -x f ऑफ x बन जाता है, या फिर सर f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ x बन जाता है, या फिर सर f ऑफ -x आपका कुछ भी नहीं बनता है, दोनों ही नहीं बनता है ना। तो हम उसमें कहते हैं वो नीदर इवन नॉर ऑड है ना। इस केस में कहते हैं वो एक ऑड फंक्शन है, और इस केस में कहते हैं हम वो कैसा फंक्शन है, वो एक इवन फंक्शन है ना। इस केस में उसे कहते हैं इवन फंक्शन, इस केस में कहते हैं ऑड फंक्शन, और इस केस में नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, है ना। तो इस तरीके से 3 केसेस बनते हैं। ऐसा कभी नहीं हमने कहा है कि इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, ऑड नहीं है तो इवन होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही ना हो ऐसा भी हो सकता है। इसी कहानी को थोड़ा और समझते हैं स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है वो? एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है सर, हमारी थ्योरी तो सेम है, हम एक्स की जगह -x रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ऐसा किया तो क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स की जगह -x रख के एफ ऑफ -x निकाला, तो क्या बन जाएगा? एक्स की जगह -x रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा -x डिवाइडेड बाय
ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है, ये हो जा रहा है माइनस वन, ये कितना हो जा रहा है प्लस, है ना, इसकी जगह मैं रख देता हूँ माइनस एक्स बाई टू, और ये कितना है प्लस वन। सर अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ना तो एफ ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है, ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है, तो इतनी आसानी से दिखेगा भी नहीं, थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखो क्लास में काम कर सकता हूँ, ई टू दी पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स लिख सकता हूँ। तो एक छोटा सा चेंज मैं यहीं कर दे रहा हूँ, चलो मैं अलग से लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसे, ध्यान से सुनिएगा, माइनस एक्स को एज इट इज़, इस एक्सप्रेशन को ई टू द पावर माइनस एक्स को लिख रहा हूँ मैं वन अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन, ये है माइनस एक्स बाई टू और ये है प्लस वन। अब जो छोटा सा काम मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि ई टू द पावर एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है माइनस एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, और वो ई टू द पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या दिखेगा वो सुनना स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में दिखेगा माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, वन माइनस ई टू द पावर एक्स, तो डिनोमिनेटर में दिखेगा वन माइनस ई टू द पावर एक्स, और इस तरफ तो चीज़ें मेरे सामने क्लियर ही हैं, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, तो है ना ये चीज़ें तो क्लियर ही हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, ऐसा कुछ सा सिनेरियो है। सर क्या सोचे, क्या कर सकते हैं ताकि बात बन जाए, क्योंकि अभी तक तो मैं बहुत दूर दूर तक एफ ऑफ एक्स से मैच नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, बट कोशिश कर सकते हैं सर। कोशिश में मेरे सामने थॉट ये है स्टूडेंट्स कि एक काम करते हैं, मैं इस न्यूमरेटर में इस x को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हुए इस e टू दी पावर x के साथ प्लस माइनस वन करता हूँ। देखो ऐसा करने से क्या होगा, सोच के देखिएगा, समझिएगा इस बात को स्टूडेंट्स। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस x को तो अलग रखता हूँ, e टू दी पावर x के साथ माइनस वन और प्लस वन करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, वही समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस माइनस साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस साइन को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जा रहा है, बाहर तो x दिख रहा है, अंदर क्या होगा स्टूडेंट सुनना, ये e टू द पावर x नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर x, है ना, और ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जा रहा है वन, ये हो जा रहा है माइनस ई टू द पावर x, और ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है माइनस वन। क्या आपको समझ आया स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज़ हमने की है। और इसी तर्ज पर अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी हमें वन माइनस ई टू द पावर x दिख रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई, बहुत क्लियर सी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ये बात है, जो कि आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। और इस तरफ क्या दिख रहा है सर, इस तरफ दिख रहा है माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। अगर इसी कहानी को थोड़ा एक्सटेंड करें तो मैं इसको और इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, इन दो बातों को अलग अलग x के साथ लिख रहा हूँ। तो जैसे ऐसा किया तो देखो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है x टाइम्स वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई टू द पावर एक्स। तो वन माइनस ई टू द पावर एक्स से वन माइनस ई टू द पावर एक्स कैंसिल, तो बचेगा कितना x, और इस तरफ क्या बचेगा, x जैसे ही वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस एक्स अपॉन वन माइनस ई टू द पावर एक्स। क्या आपको रियलाइज हुआ स्टूडेंट्स कि कैसे हो जा रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जा रहा है माइनस ई टू द पावर एक्स, ये हो जा रहा है प्लस वन, और ये हो जा रहा है माइनस वन। बस इसी कहानी के साथ हमने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं क्लास, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है माइनस एक्स बाई टू और ये दिख रहा है प्लस वन। अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचूं क्लास, तो देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे समझ आ रहा है सर, x में से अगर x बाई टू सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस x बाई टू बचना है। तो और इधर अगर मैं देखूं तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या था, e टू द पावर x माइनस वन। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो वो जाएगा e टू द पावर x माइनस वन, और नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या बना देगा पॉजिटिव। तो अगर मैं चीज़ें देखूँ तो मुझे क्या दिख रही है, मुझे दिख रहा है x अपॉन ई टू द पावर x माइनस वन। ये कैसे दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, उस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, और x में से जब x बाई टू सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस x बाई टू बच रहा है, तो उसको मैं और लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लस x बाई टू और लिख दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये जो है ये प्लस वन है ना, तो प्लस वन को एज इट इज़ रख लेते हैं क्लास, प्लस वन को एज इट इज़ रख लेते हैं। और अगर अब मैंने कुछ ऐसा देखा तो मुझे क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, मुझे नज़र आ रहा है, ये तो मैं बाय द वे सॉल्व कर रहा था क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इज इट मैचिंग विद द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यस इट इज़। मतलब सर हम सॉल्व करने चले थे एफ ऑफ माइनस एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स सॉल्व करते करते हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स। और जब भी ऐसा कुछ मिलता है तो हम कंक्लूड करते हैं कि सर एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो एक इवन फंक्शन है। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ एक्स को मैं कहूँगा दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इवन फंक्शन। और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के आधार पे आप सीधे सीधे ऑप्शन ए मार्क करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड, चीज़ें बहुत क्लियरली इजीली नहीं दिखेंगे, ऑल्दो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने थ्योरी लेक्चर्स में भी डिस्कस किए थे, सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमें डीपीपी में भी मिला। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। एक और शानदार सा क्वेश्चन क्लास, अच्छा सा क्वेश्चन है, वो बात कर रहा है कि आप कैसे इसको वर्कआउट करोगे ताकि ये f जो है वो 1 1 एंड ऑन टू हो, है ना। तो वो सेट x यानी इसके डोमेन के बारे में बात कर रहा है। ज़रा जल्दी से एक बार खुद से सोचिए स्टूडेंट्स, फिर हम साथ में इसे समझेंगे।
सर एक चीज़ तो ये समझ आ रही है इस क्वेश्चन को देख के कि सर अच्छा सा शानदार सा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी सी बात है, एक इंपॉर्टेंट सा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, इसे एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। कभी भी आपसे कोई कहे कि सर लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x, ये एक एक्सप्रेशन है, तो आप हमेशा इस एक्सप्रेशन का मिनिमा या मैक्सिमा लिख सकते हो। याद है आपको थ्योरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, a sin x प्लस b cos x का मिनिमा जो होता है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, x की कुछ भी वैल्यू रखो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमेशा इसका मिनिमा होता है। और इसका मैक्सिमा क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होता है अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिससे आपकी बात हमेशा बन जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी थ्योरी को अगर यहाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एफ ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन है, ठीक है सर, सोचते हैं एफ ऑफ एक्स के बारे में, इस बारे में हम सोचेंगे, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे चाहिए कि ये 1 1 एंड ऑन टू हो, मैं पहले इसको ऑन टू बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या इसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रेंज निकालने से पहले मैं इस वाले पार्ट को देखता हूँ, 5 sin x प्लस 12 cos x, तो हमारे सामने लिखा हुआ है 5 sin x प्लस 12 cos x। सर सेम थ्योरी अप्लाई करके a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अभी डिस्कस की स्टूडेंट्स क्या होगी, याद करिए, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 25 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अगेन 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज़ 25 प्लस 144। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स, 25 प्लस 144 इज 169, 169 का अंडर रूट 13, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -13, इसकी इस एक्सप्रेशन की, जो कि है 5 sin x प्लस 12 cos x, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट प्लस 13, है ना। तो ये कुछ अभी तक मेरे समझ आ रहा है, बट सर एक काम करते हैं, इसमें वो 14 और ऐड कर दे रहा है, इस एक्सप्रेशन में वो 14 और ऐड कर दे रहा है, तो मैं तीनों तरफ अगर 14 ऐड करता हूँ तो मैं फाइनली एफ ऑफ एक्स की रेंज निकाल पाऊंगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स यानी क्या, 5 sin x प्लस 12 cos x, ये आपका एक्सप्रेशन है, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, इसमें आपने 14 ऐड किया है, और जैसे इसमें 14 ऐड किया तो देखो दोनों तरफ 14 ऐड किया तो -13 प्लस 14 हो जाएगा +1, एंड प्लस 13 प्लस 14, 4 और 3 7 और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि इस एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है, क्या आपको दिख रही है 1 से लेकर 27, मतलब एफ ऑफ एक्स को हम वर्कआउट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स की एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है 1 से 27 तक, और अगर इसकी जो रेंज है हमारे अकॉर्डिंग आ रही है, अगर वो कोडोमेन के इक्वल है, मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमने जो रेंज निकाली सर वो कोडोमेन के इक्वल है, तो एक रिजल्ट तो हम निकाल पा रहे हैं सर, कैसा रिजल्ट, कि सर ये डेफिनेटली कैसा है, सर ये डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन है ना, आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना। मैं इसे साइन और सिंबल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि आप जी मेंस की तैयारी, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपकी अप्रोच मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच जो आप बोर्ड्स में लिखेंगे वो मैटर नहीं करती है ना। बस मैं काम की बातें लिख दे रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जरूर समझ आए। अब अगर मैं काम की बात पे आऊँ तो पूछ रहा है एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सर एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सोच के देखो स्टूडेंट्स, मेरा कंसर्न है साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बहुत सॉर्टेड सा सुलझाओ रखना है। सुलझाओ इसलिए रखना है स्टूडेंट्स क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि समझो बात को याद करो स्टूडेंट्स, साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ कहानी क्या है, देखो मैं एक हिंट देता हूँ फिर मैं चाहूँगा कि आप मुझे आंसर बताएं। साइन एक्स का ग्राफ याद करो स्टूडेंट, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा चल रहा होता है ना, और अगर इस ग्राफ को मैंने मतलब पूरी रियल वैल्यूज ले दी होती, मतलब मैंने कह दिया होता कि सर एक्स तो कोई भी रियल वैल्यू ले लेगा, आप तो कुछ भी रख दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा किया होता तो प्रॉब्लम क्या आती स्टूडेंट्स, वो सोच के देखो, अगर ऐसा किया होता तो प्रॉब्लम ही आ रही होती, फिर तो सर ये मेनी वन होना तय था ना, कि सर एक्स की इस वैल्यू पे भी कुछ मिलता और एक्स की इस वैल्यू पे भी वही मिलता, तो वही वैल्यू दो जगह मिल जाती है, और उस केस में तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ना, तो मुझे इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट तो करना पड़ेगा। अब आपको दिख गया होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स दिखते ही मुझे बात नोशन में आ गई होगी कि डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सेम ऐसा यहाँ पे सोचो कि वो कॉस एक्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो मुझे डोमेन तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपके हिंट दे दिए, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ। मुझे जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स कि अब फाइनली अगर मुझे इसको बनाना है 1 to 1, मतलब मेनी टू वन होने से बचाना है, रेंज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऑन टू तो ये बन जा रहा है क्योंकि कोडोमेन के इक्वल है। बस अब ऑप्शंस देख के मुझे जल्दी से हिंट दो और आइडिया दो स्टूडेंट्स कि 1 to 1 बनाए रखने के लिए इस साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ को देख के आप कहाँ इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ग्राफ्स देखिए जल्दी से और ऑप्शंस देखिए और क्विकली सजेस्ट मी द करेक्ट आंसर।
क्या आप फाइनली सोच पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर sin x और cos x दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। जल्दी से सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने sin x को रिस्ट्रिक्ट किया सर 0 से पाई में, तो sin x को 0 से पाई रोक लेते सर, पर उस दौरान प्रॉब्लम ये होगी कि cos x मैनी टू 1 रहा 0 से पाई में, लेकिन sin x मैनी टू 1 बन गया, cos x तो 1 to 1 रहा। सर मैं एक काम करता हूँ, चलो सर अच्छी बात है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो एक काम करते हैं cos x को -π/2 से π/2 रख लेते हैं। तो cos x को जब -π/2 से π/2 रखा तो sin x उस दौरान 1 to 1 रहा, लेकिन उस दौरान cos x मैनी 1 बन गया। तो आप कैसे इंश्योर करोगे? अगर मुझे ये तो इंश्योर करनी है ना कि sin x और cos x की मिनिमम वैल्यू -1 से 1 तक तो मैं लेकर जाऊं, तो प्रॉब्लम है ये दोनों एक साथ अलाइनमेंट में चलते ही नहीं है। जब जिस दौरान ये मैनी टू 1 होता है उस दौरान ये 1 1 रहता है, और जब ये मैनी टू 1 होता है तब ये 1 1 रहता है, तो दोनों सिंक में नहीं आ पाते, कभी भी नहीं आ पाते। अब इन दोनों के ग्राफ्स को ओवरलैप भी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ये नहीं बन पाएंगे। मतलब आप ग्राफ्स को अगर ड्रॉ भी करो, सोच के देखो थोड़ा सा, एक मोटा मोटा आइडिया डेवलप करने की, नॉट एग्जैक्टली मैं प्रॉपर्ली बना पाऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा अभी बहुत प्रिसाइजली, क्योंकि मैं एक हल्का सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ये आपका किसका ग्राफ है? ये आपका cos x का ग्राफ है। और sin x का ग्राफ कैसे निकलता है स्टूडेंट? sin x का ग्राफ अलग ही तरीके से जाता है, वो कुछ ऐसा जा रहा होता है ना, वो कुछ ऐसा जा रहा होता है, और डेफिनेटली इन दोनों का मैनी टू 1 होना वैसे ही कैंसिल हो जाता है सेम जगह पर। मतलब ऐसे स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ पे दोनों एक साथ मैनी टू 1 1 हो, वाइल इंश्योरिंग कि इसकी रेंज -1 से 1 के बीच घूमे, मतलब दोनों -1 से 1 के बीच हो, मतलब sin x और cos x। ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है sin x और cos x के ग्राफ में। तो मुझे ये भी इंश्योर करना था कि sin x और cos x -1 से 1 तक हो, क्योंकि उस दौरान ही मैं इंश्योर कर पाता कि उसका कोडोमेन उसके रेंज के इक्वल है। तो पहली बात तो हम वहीं रिस्ट्रिक्ट हो चुके थे, तो डेफिनेटली सर ये ऑन टू फंक्शन था। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी सर, चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और दोनों एक साथ मैनी 1 या 1 1 नहीं होते, दोनों एक साथ किसी एक रेंज में 1 1 नहीं होते हैं। मतलब 0 से π/2 सोचता है, ऐसा छोटा रिस्ट्रिक्ट कर देता तो शायद हो जाता, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे तो cos x की मिनिमम वैल्यू भी -1 चाहिए, sin x की मिनिमम वैल्यू -1 चाहिए, cos x की मैक्सिमम और sin x की मैक्सिमम भी +1 चाहिए, और ऐसा करना है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, चारों बातें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। उस वजह से ये एक पीरियोडिक फंक्शन रहा, और पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से ये 1 1 नहीं बन पाएगा, ये मैनी 1 ही रहने वाला है। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर देते, बात नहीं एडजस्ट हो पाती। अब देखो ना ऑप्शन ए में सर क्या हो रहा है, सर sin x मेरे ख्याल से गड़बड़ कर दे रहा है। अब देखो नहीं, sin x सही चल रहा है ऑप्शन ए में -π/2 से π/2, लेकिन cos x प्रॉब्लम कर दे रहा है -π/2 टू π। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देख लो 0 से पाई, तो 0 से पाई में जीवन सुलझा हुआ था किसका? सर 0 से पाई में अगर मैं देखता तो 0 से पाई में cos x बहुत सुलझा हुआ था सर, ये 1 1 ही था, लेकिन 0 से पाई अगर मैं इसको देखता, 0 से पाई अगर मैं इसको देखता तो ये मैनी टू 1 हो जाता। सर अगर आपको लग रहा है ऑप्शन ए और भी गलत है, ऑप्शन सी पे शायद बन जाती, तो ऑप्शन सी था 0 से π/2। सर आपका कहना शायद सही है, 0 से π/2 में sin x भी 1 1 है और 0 से π/2 में cos x भी 1 1 है। प्रॉब्लम समझो, 0 से π/2 में sin x बस 0 से 1 तक ही वैल्यू ले रहा है और cos x भी 0 से 1 तक ले रहा है, लेकिन वैल्यूज मुझे -1 भी ले जानी पड़ेगी, वरना फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा। तो 0 से π/2 आंसर हो जाता, पर फिर वो ऑन टू नहीं बचेगा, फिर वो इनटू हो जाएगा। बट मुझे तो दोनों चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू दोनों, और अगर दोनों इंश्योर करना है तो तीनों बातें, चारों बातें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं कहूँगा सी भी आपका आंसर नहीं है। आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी कि किसी भी x की वैल्यू है किसी भी डोमेन के लिए वो बात बन ही नहीं पाएगी कि ये इनटू और सॉरी ऑन टू एंड 1 1 बन पाए, बाइजेक्टिव बन पाए, यानी x की कोई भी ऐसा पेयर, ऐसा सेट मुझे डोमेन का नहीं मिल पाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई, समझ आई। विद दैट एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्लास, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इस कंसेप्ट की इसके साथ। शानदार सा क्वेश्चन है, वो दो सेट दे रहा है स्टूडेंट्स। कौन से दो सेट? एक सेट है ए, एक सेट है बी, दोनों के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो सेट ए के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी। नंबर ऑफ बाइजेक्शन मतलब ऐसे समझो, मान लो इसके पास है एलिमेंट, लेट्स से इसके पास है लेट्स से एलिमेंट, इनके नाम है ए बी सी और डी, है ना। इसके पास एलिमेंट्स हैं लेट्स से ई एफ जी और एच, तो दोनों के पास 4 एलिमेंट्स हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हैं। वो बाइजेक्शन बनाना चाह रहा है। याद है आपको बाइजेक्शन के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन स्टूडेंट्स? बाइजेक्शन यानी 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली 1 1 ही होगा और ऑन टू ही होगा, तभी वो बाइजेक्शन होगा। मतलब पेयरिंग कुछ ऐसी होगी, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट कुछ ऐसी, दिस इज़ वन ऑफ द पेयरिंग्स जो आपको दिखेंगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मैं पूछूँ इट्स लाइक परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं ए को जाके पूछूं कि आपके पास कितनी चॉइसेस है, तो ए बोलेगा मैं या तो ई से पेयर हो सकता हूँ, या फिर मैं एफ से पेयर हो सकता हूँ, या फिर मैं जी से, या फिर मैं एच से। मैं चारों से नहीं हो सकता, मैं इन चारों में से किसी एक से पेयर हो सकता हूँ। तो ए बोलेगा मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, तो ए विल कम अप विद द रिस्पॉन्स दैट आई हैव 4 चॉइसेस
एंड मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। अब जब मैं बी से जाके पूछूंगा स्टूडेंट्स की बी के पास क्या चॉइसेस है, तो मान लो ए ने इन चारों से बोला था और ए ने इनमें से किसी एक से पेयरिंग कर ली, मान लो जी से पेयरिंग कर ली, तो बी से अगर मैं जाके पूछता हूँ कि आपके पास पेयरिंग की कितनी चॉइसेस हैं, तो बी कहेगा अब डेफिनेटली जब ए जी से पेयर हो चुका है और मुझे रिलेशन 1-1 मेंटेन करना है, तो मैं बिल्कुल सर ये इंश्योर करूंगा कि अब मैं जी के पास तो ना जाऊँ। अगर बी जी के पास चला गया होता तो फिर मेनी वन हो जाता, फिर ये बाइजेक्शन नहीं होता स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे इंश्योर करना है बाइजेक्शन हो, तो बी बोलेगा मेरे पास 3 चॉइसेस है, या तो मैं ई के पास जाऊंगा, या फिर मैं एफ के पास जाऊंगा, या फिर मैं एच के पास जाऊंगा। तो बी कहेगा कि मेरे पास भी सर 3 चॉइसेस हैं, तो बी विल से दैट आई हैव 3 चॉइसेस। सो ए हैड 4 चॉइसेस, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये बात की थी हमने। बी विल से आई हैव 3 चॉइसेस, या तो ई या एफ या एच। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के लिए कि बी ने जो पेयरिंग की वो ई के साथ कर ली। ना इफ आई अप्रोच सी एंड आस्क कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, तो सी बोलेगा मेरे पास पेयर बनाने के लिए 2 चॉइसेस है। सी 4 नहीं कह सकता, अब सी ई या जी के पास नहीं जा सकता ना, वो तो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं किसके लिए, ए और बी के लिए। तो मैं कहूँगा सी बोलेगा कि सर मैं एफ और एच में से किसी के पास चले जाऊँगा, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। सो सी विल रिस्पॉन्ड दैट आई हैव 2 चॉइसेस। अब मान लेते हैं सी थोड़ी देर के लिए पेयर बना लेता है एच के साथ, तो डी के पास जाके क्या पूछना है, डी तो यही कहेगा ना मेरे पास एक ही चॉइस बच रही है एफ, तो मैं एफ के साथ पेयरिंग कर लूँगा। मैं कह रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द पेयरिंग जो होगी, जो बाइजेक्शन होगा। तो एफ डी विल से दैट मेरे पास एक तरीका होगा। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तरीका है स्टूडेंट सोचने का। आप नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग जो करते हो ना, कि कितने तरीकों से किसी टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो ये वो तरीका है। ये एक उतनी ही आसान सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपके पास लेट्स से 4 लोग हैं और उन्हें 4 चेयर्स पे बिठाना है। तो 4 लोगों को 4 चेयर्स पे बिठाना मतलब n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड एट n प्लेसेस। अगर n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर अरेंज करना है जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो दिस कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज। दिस कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज। n फैक्टोरियल याद है आपको फैक्टोरियल नोशन? फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। याद करिए स्टूडेंट्स, 4 लोग हैं, उनसे बोला कि आप 4 चेयर्स पे कितने तरीकों से बैठ सकते हो, तो पहला शख्स कहेगा मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, दूसरा शख्स कहेगा मेरे पास 3 ही चेयर बचेंगी क्योंकि पहला चेयर शख्स बैठ चुका होगा, फिर वो भी उन 3 में से किसी एक के पास बैठ जाएगा, फिर तीसरा कहेगा कि मेरे पास 2 चॉइसेस है, आखिरी 2 चेयर्स, और आखिरी वाला तो बैठ ही जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैं क्या कहूँगा, 4 फैक्टोरियल। मतलब जब भी कोई पूछता है कि किसी भी पेयर में बाइजेक्शंस कैसे बन सकते हैं, तो बाइजेक्शन पे क्वेश्चंस के लिए पहली कंडीशन तो मिनिमम ये होनी चाहिए क्लास कि अगर सेट ए से सेट बी में बाइजेक्शंस ढूंढना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए में होंगे उतने ही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो सर, बाइजेक्शन। अब बाइजेक्शन की कंडीशन याद है ना, बाइजेक्टिव होना मतलब उसका 1-1 एंड ऑन टू होना। तो पहली बात तो वो 1-1 होगा, मतलब पेयरिंग एक की एक से होगी, मतलब सारी पेयरिंग एग्जैक्ट होगी। और इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सर ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उस हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट सर खाली ना बच जाए, अगर खाली बच गया तो फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा ना, वो तो इनटू बन जाएगा। तो बाइजेक्टिव होने की मिनिमम कंडीशन क्या है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ हो उतने ही यहाँ हो, क्योंकि उन सब की एक एक से ही पेयरिंग होनी है। तो बाइजेक्शन की पहली कंडीशन जो उस क्वेश्चन में उसने खुद लिखी थी कि सर ए में भी 4 एलिमेंट, बी में भी 4 एलिमेंट। और बस बाइजेक्शन में जब भी कोई पूछे कि कितने बाइजेक्शन बना सकते हो, तो आप हमेशा कहिएगा बाइजेक्शन का आंसर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, जो भी हैं उतना फैक्टोरियल। मतलब अगर लिखा था इसने 4, तो आपका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। और अगर मुझसे 4 फैक्टोरियल का कोई वैल्यू पूछता है, तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो हम आंसर मार्क करेंगे 24। मतलब ऐसे जो 1-1 ऑन टू वाले पेयर्स बनेंगे ना, ऐसे 24 पेयर्स बन सकते हैं, और उनमें से एक ही एग्जाम्पल है। ऐसे आप 24 बना सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ए को ई से, बी को एफ से, सी को जी से और डी को एच से। ऐसे अलग अलग आप 24 तरह के बाइजेक्शन यानी 1-1 ऑन टू तरह के पेयर बना सकते हो। क्या आपको ये बात समझिए स्टूडेंट्स की बाइजेक्शन मतलब कैसे पूछ रहा था, क्या चीज़ें वो आपसे पूछना चाह रहा है? आई होप इस पर क्लैरिटी है। इन केस अगर आप ये वाली चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, या जो मैंने सोचा ये नहीं समझ पा रहे हो, या ये वाली बात नहीं समझ आई कि ये फैक्टोरियल कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, या ये बात कैसे कह रहे हो कि सर एन ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पर कैसे अरेंज किया जाता है, एन ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस पर एन फैक्टोरियल वेज में कैसे अरेंज किया जाता है, ये बात नहीं समझ आ रही है, तो चिंता मत करना। आने वाला है टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पर हम ये बातें भी डिटेल में पढ़ेंगे, और तब मैं वापस बताऊंगा कि देखो बाइजेक्शंस के वक्त मैंने ये बातें डिस्कस की थी। सो डोंट वरी, कोई भी चीज़ अगर अभी ऐसी हो जा रही है जिसके लिए किसी और टॉपिक की हम मदद ले रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन की मदद ली हमने 1-1 देखने के लिए कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो तब भी मैं ये बातें करूँगा, तब और डिटेल में करूँगा। और उसके बाद अगर ये लेक्चर देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो इसको, ये तो इतनी छोटी सी और इतनी आसान सी चीज़ है। तो शुरुआत में भी हमने वो सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि सर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। मतलब जब बहुत सारी चीज़ें आएंगी तब ये आसान छोटी चीज़ें बहुत आसान लगेगी, बट फिलहाल आपको वो बाकी सारी चीज़ें नहीं पता है जो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली सीखोगे।
और बड़े बड़े मुश्किल कामों में, टफ कामों में, लेंदी कामों में वक्त लगता है, तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। एक छोटा सा इम्पेशेंस मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि उनको कुछ कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। बट मैं क्वेश्चंस मॉडरेट और टफ लेना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी हमेशा से जिद रहेगी कि हम क्वेश्चंस अच्छे लेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से ही बात बनेगी। ईजी क्वेश्चंस या बहुत ही आसान से क्वेश्चंस करने से आपके अंदर ना कैपेबिलिटी डेवलप होगी, ना ही आप कुछ सीख पाएंगे। मतलब उनसे डेफिनेटली आपको अच्छा फील करवाया जा सकता है, बट वो आपके लिए अच्छा करें इस बात की गारंटी अश्योर नहीं की जा सकती। तो आप हमेशा इस बात की इंपॉर्टेंस समझिए। चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने दो, अच्छे क्वेश्चंस होने दो, उनसे आप काफ़ी सारी चीज़ें, और आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट टाइम यू रियलाइज़ कि सर ये एक अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि जब आपको कंसेप्ट पता होंगे तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए। और जब ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, जैसे जब आप और भी चैप्टर्स पढ़ लोगे, तो इन्हीं कंसेप्ट्स को सोचने का आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो आपको 10 बातें और पता होंगी और आप सोच पाओगे कि सर इसको तो वैसे भी सोच सकते थे। तो अभी फिलहाल एक चैप्टर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली टफ लगते हैं, बट ग्रेजुअली थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको चीज़ें आसान लगेंगी। बस सबसे ज़रूरी काम है बने रहना, लगे रहना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद की कहानी पर अगर मैं शिफ्ट करूँ तो सबसे ज़रूरी बात, क्या हमें पता है स्टूडेंट्स की www.magnetbrains.com वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम आपको इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। आपको सारे सेगमेंट में, सारे सेक्टर में यहाँ पर फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। जैसे ही आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे, आपको IIT JEE का पूरा मॉड्यूल ओपन हो जाएगा, क्रैश कोर्स, ईयर लॉन्ग प्रोग्राम, जो भी सारी चीज़ चल रही है ना। अगर आप ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, क्रैश कोर्स को भी टच भी मत करिए, आप सिर्फ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम की चीज़ें देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ें आपके लिए प्लान की गई हैं, अरेंज्ड हैं। एक एक लेक्चर, एक एक DPP, हर चीज़ आपके लिए प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट को जिसको भी देखना चाहें, उसके वॉच नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद उस सब्जेक्ट का पूरा पोर्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि इंडिया के टॉप टीचर्स आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जैसे ही वो सब्जेक्ट का प्रॉपर पार्ट ओपन होगा, तो जैसे अगर उसका एक चैप्टर आपके सामने ओपन हुआ है, तो उसको एक्सपांड करिए, उसके सारे लेक्चर्स, DPPs, PDFs, उनके सोल्यूशन, सब कुछ आपको मिलेगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट एनी, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, जीरो कॉस्ट पे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जब इसे वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेक्चर को आप डेफिनेटली फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। यही खास बात है मैग्नेट ब्रेन्स की कि हम क्वालिटी एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री में क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ये बात कर चुके हैं दैट इट इज़ अ 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, IIT JEE मेंस, एडवांस और सारे सेगमेंट्स में जो भी आप सब वेबसाइट पे अप्रोच करेंगे। हालांकि इसी की इसी तरह सेम की सेम चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट चैनल भी है, जहाँ पर आप जाके सेम की सेम चीज़ें रेप्लिकेट होती है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ वहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड है। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप सच में इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और आपकी ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए। अनदर वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि कुछ भी अपडेट्स होते हैं, कुछ भी नया आता है, कोई भी नई चीज़ होती है, तो आपको पता चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड येस, अनदर वेरी क्रूशियल थिंग, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉड्यूल है जो काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता है, एंड इट कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो भी ये चीज़ें सीख पाएँ। With that, we are calling it a day. Thank you so much.